हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स कर रहे थे और इसको करते हुए हम लोग टोटल 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें किस तरह के बॉन्ड एरो यूज करते हैं, कहाँ कर्ली एरो यूज करते हैं, कहाँ फिश हुक एरो यूज करते हैं, कहाँ डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है बट इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस है वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड बन सकते हैं। कैसे, हम इस पे आ रहे हैं, बट उससे पहले आपको एक बार बता दें कि हम लोग इससे पहले क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि कभी भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम दे रखा है तो उसको अप्रोच कैसे लिया जाए। तो उसका 3 तरीका हम लोग सीखे थे। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अगर आइडेंटिफाई करना सीखे थे, फिर बॉन्ड पोलरिटी और फिर उसके अकॉर्डिंगली बॉन्ड फ्यूजन का आइडिया लिए थे। इसके बेसिस पे हम लोग देखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर भी हम लोग PYQ सॉल्व किए थे और वहां देखे थे कि कैसे ये 3 कॉन्सेप्ट है हमें हेल्प कर रहा है अप्रोच सीखने में। फिर इसी का कंटिन्यूएशन हम लोग सेकंड वीडियो में बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़े कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखे, उसका रिएक्टिविटी डिफरेंस देखे और साथ ही हम लोग बेस के बारे में पढ़े कि न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगेन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए PYQ से, जो कि आपका IIT JEE का था। थर्ड लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़े और अगेन बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए और देखे कि कितने तरह से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे तरह के इलेक्ट्रोफाइल हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए थे। अगेन यहाँ पे भी हम लोग PYQ सॉल्व किए नीट का। सो अब आते हैं हम आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये एरो नोटेशन के, जो हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोले कि कौन कौन सा एरो यूज होगा। अब आप सोच ही रहे होंगे कि क्या जरूरत है इसको डिस्कस करने की। देखिए क्या होता है कि अगर आपका MCQ जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया तब तो आप बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस अगर आपका स्टेटमेंट बेस्ड आना लगा तो क्या होगा, अगर आपको उस समय कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर याद कीजिए, जब हम लोग लेक्चर 3 में एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, दिखा रहे हैं, देखिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल पे प्रॉब्लम था जो कोई आपके नीट 2017 में पूछा था। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया, यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया। हम लोग लेक्चर में पढ़े थे कि कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे कार्बोकैटायन हम लोग देखे थे, कार्बीन देखे थे। सो ठीक है, वो तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आराम से, लेकिन अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सो इसी तरह का प्रॉब्लम आपका यहाँ पे भी बन सकता है। कैसे बनेगा हम लोग वीडियो के आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि वो कैसे हो सकता है, किस किस तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला है आपका कर्ली एरो। ये एरो क्या होता है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एरो ऐसे ड्रॉ करते हैं और दोनों साइड ऐसे ड्रॉ करते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि जो फिश हुक एरो होगा जब हम लोग देखेंगे वहां सिर्फ एक साइड होता है। तो पहला चीज तो गया एरो कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। दूसरा चीज, ये एरो हम लोग कब ड्रॉ करते हैं? आप जानते ही हैं कि कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो जब कभी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर मूव कराते थे। तो वही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर। तो इस क्रम में हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, बार बार ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ना। सो ये एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है वो उस स्पेसिस से हुआ, यानी न्यूक्लियोफाइल से हुआ, और किधर गया है जिसको चाहिए, यानी इलेक्ट्रोफाइल की ओर गया। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये क्या है, जैसे एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो एरो का मूवमेंट कैसे, यहां से यहां, ठीक है। सिमिलर केस, इस केस में भी क्या, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के कहां से कहां जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की ओर जा रहा है। तो आपका बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्या कहते हैं, ये जो आपका है इसको बोलते हैं हम लोग टेल, और ये जो है इसको बोलते हैं हेड। ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला है बट जानने के लिए जस्ट जान लिए कि हाँ कि किसको हेड बोलते हैं किसको टेल बोलते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ माइनस कहने का मतलब ही था कि यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा हुआ है इसलिए माइनस चार्ज है। H2O से अगर आप एक H हटा देंगे तो OH माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इस पे हम क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि जब आपको हम बताएंगे फिश हुक एरो के बारे में, वहां 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग फिश हुक एरो यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए ये आपका SN2 का एग्जाम्पल है जिसमें दिखा रहा है, अगेन ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, उठ के यहां से यहां गया, किधर गया, इलेक्ट्रोफाइल की ओर गया और इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, पहला चीज। अगेन कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पे भी आपका वही है, देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। कुछ नहीं करना, जैसा आप पहले पढ़ चुके, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना, और न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर हम लोग एरो दिखाते हैं, और सिंस न्यूक्लियोफाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए हम लोग ये कर्ली एरो यूज करते हैं। अगेन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है और साथ ही साथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। नाउ अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, क्या है आपका चार्ज कंजर्वेशन। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एरो समझ लिए। 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसलिए इस तरह का एरो दिखा रहे थे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस तरह का एरो दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बेसिस पे एरो नोटेशन सीख लिए। अब एक चीज बच जाता है वो चार्ज कंजर्वेशन। देखिए बहुत ईजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ये क्रॉस चेक के लिए, डबल चेक कर लेंगे। बस ये यही कहना चाह रहा है, जैसा आपके नाम से पता चल रहा है चार्ज का कंजर्वेशन मतलब हो गया, अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट में भी आपका चार्ज बैलेंस्ड रहेगा। कैसे, देखिए ये प्लस और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, तो चार्ज बैलेंस हो गया। इस केस में भी देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, माइनस प्लस मिलके 0 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 0 है कि नहीं। सिमिलर केस यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, -1 है, सो प्रोडक्ट में भी एक माइनस आना चाहिए, तो चार्ज बैलेंस हो रहा है। सिमिलर केसेस आप इधर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। बस यही था चार्ज कंजर्वेशन। अब आ जाते हैं हम लोग फिश हुक एरो के बारे में। आपको जैसे कि हम लोग कर्ली हेड एरो के बारे में ही वहां पढ़ रहे थे, तो वहीं बता दिए थे कि फिश हुक एरो हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। देख रहे हैं, बेसिकली कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो उसके बीच में इस तरह का 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो ये जब दोनों एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तभी तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये हम जानते हैं। तो जब ऐसा होता है तब उस केस में हम लोग फिश हुक एरो यूज कर रहे हैं। याद समझ में आया, ये हम लोग ये क्या कहते हैं, कर्ली हेड में आपको जस्ट बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर 2 हो रहा है तो ऐसा एरो यूज करेंगे, अगर 1 हो रहा है तो ऐसा एरो यूज करेंगे, सिंगल वाला। अब फिश ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फिश हुक की तरह दिखता है ना, जब मछली पकड़ते हैं, फिशिंग करते हैं, तो वहां पे हम लोग इस तरह का हुक यूज करते हैं, इसलिए वो ऐसा शेप जैसा है, इसलिए इसको फिश हुक बोले हैं, ठीक है। देखिए ये रेडिकल केमिस्ट्री में जब आप मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, तब आपका ये ऐसा रिएक्शन होता है। सो अगेन इसमें कैसे बॉन्ड एरो यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिश हुक एरो यूज कर रहे हैं। सिमिलरली ये भी देखिए, यहाँ पे भी लाइट का प्रेजेंस है, फिश हुक एरो यूज हो रहा है। सिमिलरली इस केस में भी अब क्या है कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशिएटर बोलते हैं। अगर आपको पता हो, रेडिकल केमिस्ट्री 3 स्टेप में जाता है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। सो फर्स्ट स्टेप जो इनिशिएशन होता है, उसमें जो हम लोग इनिशिएटर यूज करते हैं, ये वही इनिशिएटर है, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज जस्ट एक बताने के लिए बोल दे रहे हैं, याद कीजिए हम लोग न्यूक्लियोफाइल में पढ़े थे H2O2 इज मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू H2O। क्यों, वहां रीजन देखे थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड, देख रहे हैं यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, तो यही इसका ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। सो जस्ट बताने के लिए बता दी कि वहां हम लोग डिस्कस किए थे, देखिए उसका रेलेवेंट एग्जांपल भी मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल हेडेड एरो। देखिए डबल हेडेड एरो जनरली हम लोग रेजोनेंस में यूज करते हैं। जब कभी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये आपका नाइट्रोमीथेन है, तो इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बोथ साइड ये स्ट्रक्चर जा रहा है, इसलिए ये डबल हेड। याद कीजिए क्या बोले थे, कर्ली हेड में ये हेड बोलते हैं, सिंस दोनों तरफ जा रहा है इसलिए दोनों तरफ हेड दिखाने, इसलिए डबल हेड, नाम से पकड़िए डबल हेड, दोनों साइड हेड होना चाहिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, और ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वहां रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग अच्छे से डिटेल में सीखेंगे रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल के तौर पर आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपको पता हो ये फेनॉक्साइड आयन है, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते थे, देखिए यहाँ ये इसके पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या इधर बॉन्ड दिया, एक हेड दिखा रहे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो क्या होगा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O बन रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ एक पाई बॉन्ड बनेगा, और सिंस ये पाई बॉन्ड बन रहा है तो इस कार्बन पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा इधर की ओर। क्यों, क्योंकि अब इसके पास 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड सिंस वीक होता है इसलिए टूट गया, माइनस चार्ज आ गया, तो बाकी का वैसे ही। फिर फर्दर आप ड्रॉ करेंगे, करते करते हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर तक चले जाएंगे। सो अगेन देखिए यहाँ इस सिस्टम में कैसा चार्ज, एक -1 था, ओवरऑल यहाँ पे भी क्या है, -1 है, इधर भी देखिए ओवरऑल सिस्टम पे क्या था, 1 + 1 - 0, यानी इधर भी 1 + 1 - 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो ये चार्ज कंजर्वेशन आपको हेल्प करता है इस चीज को समझने के लिए कि हाँ कुछ गलती नहीं हो रहा है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं।
अगेन उसको अगर आप यहाँ सोचे यूज करने का, पहली बात यहाँ रेडिकल फॉर्म करता है और हमें मालूम है कि रेडिकल पे चार्ज नहीं होता है। चार्ज कहाँ कहाँ होता है? जब आप कार्बोकैटायन ड्रॉ करते हैं तो मिलता है, या कार्बोनाइन ड्रॉ करते हैं तो मिलता है। बट ये सिंस तो रेडिकल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ चार्ज कंजर्वेशन को आप वैसे नहीं सोच सकते हैं। बट फिर भी अगर आप सोचना चाहे तो आप ऐसे सोच सकते हैं, सिंस कोई चार्ज नहीं होता है यानी स्टार्टिंग में भी जीरो है, फाइनल में भी जीरो होना चाहिए। सिंस रेडिकल कोई चार्ज होता नहीं, इसलिए इसको भी हम जीरो मानेंगे, इसको भी जीरो मानेंगे, यानी ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया। ठीक है, तो उधर से भी आपको क्लियर हो रहा है। आइए अब अगला बात करते हैं इक्विलिब्रियम एरो के बारे में। यही हम बताना चाह रहे थे, यहाँ पे आपको मेनली वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। पहले एक बार हम लोग इक्विलिब्रियम एरो को समझ लेते हैं। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल फॉलो किए होंगे तो वहां पे हम लोग सीखे थे कि जब कभी भी दो स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम में होता है तो इनिशियली मान लेते 50% 50% है, एक टाइम के बाद आएगा जब इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये 70% हो सकता है, और अगर बैकवर्ड जा रहा है तो ये आपका 70% हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। सो हो क्या रहा है, कभी ये आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, तो दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो उस केस में जहां पे भी इक्विलिब्रियम होता है तो हम लोग बोथ साइड एरो करके दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग रेजोनेंस में ऐसा क्यों डबल हेडेड दिखाते हैं, यहां पे बोथ साइड क्यों नहीं दिखाते हैं? तो इसका रीजन ये है, ये अगेन बेसिक सारा है, बोल रहे हैं ना जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वहां एक्सप्लेन करेंगे। बट फिर भी यहाँ हिंट के तौर पे आपको बस इतना बोल सकते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। बट इक्विलिब्रियम का जो ये दो स्ट्रक्चर होता है ये रियल स्ट्रक्चर होता है। इतना हिंट आपके लिए काफी है। अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो रेजोनेंस पे हम लोग पढ़ेंगे ही। और अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं रियल स्ट्रक्चर और इमेजिनरी स्ट्रक्चर के कहने का पर्पस। अगर रियल स्ट्रक्चर है तो ये दोनों स्टेप मतलब आपका मॉलिक्यूल में मिलेगा, तो ये भी आगे की ओर दिखाएंगे एरो, ये पीछे की ओर एरो दिखाएंगे। बट डबल हेडेड एरो में इसलिए दिखाते थे क्योंकि ये स्ट्रक्चर रियल नहीं है, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कैसे बन सकता है। अच्छा हाँ, एक बार देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका इक्विलिब्रियम वाला कहां कहां मिलता है। देखिए पहला जो आपका है ये देख रहे हैं एसिड डिसोसिएशन। ठीक है, जब कभी भी एसिड डिसोशिएट करता है तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। देखिए अगर आप एसिड बेस इक्विलिब्रियम यानी एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़े होंगे तो वहां पढ़े होंगे कि ये जैसे अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है तो जब कभी भी ये प्रोटॉन लूज करता है तो ये अपना एक कंजुगेट बेस बनाता है। और सिंस एसिड अगर प्रोटॉन दे रहा है तो यानी बेस रहेगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये वाटर एज ए बेस काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये बेस का क्या बनता था, कंजुगेट एसिड। अब आप देखिए यहाँ ये बेस की तरह काम कर रहा है, और फर्स्ट स्लाइड में हम लोग बोले थे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था। अब न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है उसको जानने के लिए आप सेकंड वीडियो में जाइए, बट फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं। जब कभी भी वो H यानी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम बेस बोलेंगे, वही वो अगर कार्बन पे अटैक कर रहा होता है तो हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए काइनेटिक फेनोमेना, आपका थर्मोडायनेमिक फेनोमेना बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप सेकंड वीडियो में देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिए क्या हो रहा है, सिंस ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस है, और हम जानते हैं कि ये जैसे यहाँ पे ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी इसका कंजुगेट बेस वीक होगा। ठीक है, और ये बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड है, यानी ये रिएक्शन गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि ये वापस आ सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए सिंस यहाँ अभी ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए अभी ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो यानी ये H+ छोड़ेगा तो ये बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे H आ जाएगा जो कि आपका वापस ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा, और ये एसिड H+ छोड़ेगा तो वाटर यानी H2 बन जाएगा। तो यानी अब ये रिएक्शन पीछे की ओर जा रहा है, तो यानी दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मतलब क्या हो गया कि सिंस इक्विलिब्रियम है, मतलब आपको सॉल्यूशन मिक्सचर में आपको एसिड भी मिलेगा और आपको कंजुगेट बेस भी मिलेगा, उसी तरह आपको सॉल्यूशन में वाटर भी मिलेगा और हाइड्रोनियम आयन भी मिलेगा, यानी ये चारों मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है, तभी इसको हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। लेकिन आप रेजोनेंस में जाएंगे तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही इसका एग्जिस्टेंस है, रादर उस एवरेज स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस है। चलिए हम ही आपको आंसर बता दिए कि क्या डिफरेंस होता है और क्यों यूज करते हैं, तो वही रीजन है। तो सिंस ऐसा यूज हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम एरो यूज कर रहे हैं। अब एसिड बेस, उसका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस क्या होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वहां अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल पर्पस है आपको जस्ट बताने का कि इक्विलिब्रियम एरो कब यूज करते हैं, और ये इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखते हैं के इक्विलिब्रियम
या फिजिकल केमिस्ट्री में ये इक्विलिब्रियम में आप पढ़े होंगे। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ स्टेटमेंट बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन में आप पढ़ेंगे, ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, ये कार्बोनिल में HCN का रिएक्शन है, यहाँ कार्बोनिल में आपका NaHCO3 के साथ रिएक्शन है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब आपको हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे या फिर आपको स्टीरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि जो एल्डिहाइड होता है, जैसे ये आपका ये एल्डिहाइड है, इट इज मोर रिएक्टिव देन योर कीटोन। दोनों R ले लेते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है। अगर ये मोर रिएक्टिव है यानी ये ज्यादा रिएक्शन में जाएगा, ज्यादा रिएक्शन में जाएगा तो सीधा सा आप लीच-एटलर्स प्रिंसिपल लॉजिक लगाइए। अगर हम एल्डिहाइड लेंगे, यहां मान लेते हैं एल्डिहाइड है, तो इक्विलिब्रियम ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा तो मोर और मोर ये बनाएगा, सो मोर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वही अगर ये कीटोन रहता तो ये सिंस लेस रिएक्टिव है यानी ये रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, तो यानी ये उस केस में ये कम बनाएगा और ये कम फॉर्म करेगा। तो इतना तो हमें आइडिया लग रहा है कि इसके रिएक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, इसका इक्विलिब्रियम में चेंज हो रहा है। उसी चीज को यहां बता रहा है। देखिए, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट साइड फॉर मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स, ठीक है, बट कीटोन के केस में वो लेफ्ट साइड रहता है, स्टीरिक रीजन। ये रीजंस पे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। सो हम जस्ट आपको ये बताना चाह रहे थे कि देखिए कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपको पूछ सकता है कि किस केस में इक्विलिब्रियम राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा, या फिर आपको ऐसे बोल देगा कि एक मॉलिक्यूल ए है, वो उसका 3-4 टेस्ट दे देगा जो कि आपका एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, और एक सिंपल से एक स्टेटमेंट दे देगा, इट्स इक्विलिब्रियम लाइज मोर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड या मोर टुवर्ड्स राइट साइड। तो उस केस में आप कैसे सोचेंगे, अच्छा दोनों केस में तो रिएक्शन तो दे ही रहा है कार्बोनिल का, जैसे कि आपका 2,4-DNP टेस्ट वाला रिएक्शन तो दे रहा है, ठीक है, एक रिएक्शन दे दिया, और फिर और कौन सा रिएक्शन दे बोल सकते हैं, हाँ ये भी रिएक्शन दे रहा है, ये भी रिएक्शन दे रहा है। अब टॉलेंस और फेलिंग नहीं दे रहा है, टॉलेंस फेलिंग देता तो आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे, लेकिन टॉलेंस फेलिंग की जगह सिर्फ आपको बोल रहा है ये रिएक्शन दे रहा है, ये रिएक्शन दे रहा है और 2,4-DNP दे रहा है। अब आप बताइए कि ये एल्डिहाइड की कीटोन है, और एक स्टेटमेंट और दे देगा कि इसका इक्विलिब्रियम राइट साइड की ओर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो यही मेरा बताने का मेन पर्पस था। बाकी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्टिविटी अलग क्यों है, इसको हम लोग किसी और अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी है, जब हेमीएसिटल एसिटल का रिएक्शन होता है तो उसमें भी देखिए इक्विलिब्रियम स्टेप होता है, इसलिए हम लोग वहां पे इस तरह का एरो यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया। बाकी अगर कभी भी नॉर्मल अगर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बेसिस पूछेगा तब तो उस समय आपको ये नहीं भी पता हो तो चलेगा, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये जानना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, या हम जस्ट दे दिए इसलिए क्योंकि हम लोग एक जगह कंपाइलेशन कर रहे हैं तो सोचे एक जगह बता ही देते हैं, तो वहां पे इस तरह का एरो यूज करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े इसलिए हम इसको उतना नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में हम लोग हमेशा इस तरह का एरो दिखाते हैं, ये ज्यादातर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलता है, बट फिर भी अगेन कंपाइलेशन एक जगह किए तो सोचे बता देते हैं, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इस तरह का एरो यूज करते हैं। सो टोटल हम लोग कितना एरो देखे, एक एरो देखे कर्ली एरो देखे जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक देखे फिशुक एरो जो कि आपका लाइट रिएक्शन में देखते हैं, एक देखे डबल हेडेड एरो रेजोनेंस में देखते हैं, एक देखे आपका इक्विलिब्रियम एरो, और हाँ इक्विलिब्रियम एरो को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। बस मेन पर्पस ये है कि दोनों साइड ये होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। और बाकी हम लोग यहाँ डाइपोल और प्रेसिपिटेशन देख लिए। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। और प्रीवियस वीडियोस जो भी हम बनाए हैं उसको देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। ये 3 वीडियो हम बनाए हैं जिसको बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी किए हैं, और ये 3 वीडियो अगर आपका कमांड है, मतलब ये 3 वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा अप्रोच ले सकते हैं। इट्स नॉट कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते, आप एक अप्रोच ले सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए और भी अदर कॉन्सेप्ट्स का आना जरूरी है। जैसे कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंडक्टिव पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेटिक पढ़ेंगे, फिर आपका स्टीरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर आपका एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बाकी, यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट। फिर हम लोग कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आगे आने वाला बहुत चीज है, बट फिलहाल अगर आपको कोई समझना है कि किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट ले, तो उसके लिए एटलीस्ट ये 3 का आइडिया होना जरूरी है। आपको पता ही नहीं है कि अटैक कहां करना है, ठीक है। इट्स लाइक आपको हम भेज दिए कि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके, और आपको बैटिंग मिला है
और सामने से बोला गया कि तुमको इस तरफ डायरेक्शन में रन मारना है, तो आपको पता होगा इधर मारना है, तभी आपका टीम जीतेगा, तभी आप मारेंगे ना। आपको पता ही नहीं कि इधर मारना है, मार दिया आप इधर, ठीक है। इट्स लाइक आप बाउंड्री पे खड़े हैं और आपको पता ही नहीं कि हम बाउंड्री के पहले बॉल पकड़ना है कैच, अगर बाउंड्री के बाहर आके कैच किए तो वो छक्का कहलाएगा, ठीक है। तो वही बताने की कोशिश हो रही है कि आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि अटेम्प्ट कैसे लेना है, उसकी एटलीस्ट इतना समझ में आए तब तो बात, बाकी तो जस्ट इंफॉर्मेशन है और प्रैक्टिस है और अंडरस्टैंडिंग है, वो तो आपको हम दे ही देंगे और उसके थ्रू आप प्रॉब्लम बना ही लेंगे, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं आज की इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू एंड गुड लक, थैंक्स गाइस।